राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, जिसे लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। लेकिन अब पलायन आयोग का कहना है कि पहाड़ के लोग अब रिवर्स पलायन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में पहाड़ के कई इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लिहाजा लोग बच्चों की पढ़ाई और घर परिवार चलाने के लिए मैदानी इलाकों में पलायन कर रहे हैं। 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार दावा करती है कि अब पहाड़ के हालात पूरी तरह से बदल रहे हैं। यही वजह है कि लोग अब पहाड़ में रिवर्स पलायन कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष कटाक्ष कर रहा है। क्या कुछ सियासत चल रही है पलायन को लेकर, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। उत्तराखंड में पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इनमें सबसे अधिक पौड़ी में 1,213, अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। आयोग के उपाध्यक्ष का कहना है कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होमस्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव लौटकर नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। विकास खंडों में टिहरी का थोलधार ब्लॉक सबसे आगे है, जहां 300 लोगों ने वापस गांव में बसेरा डाला है, तो वहीं 169 लोग विदेश से भी लौटे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 66 लोग टिहरी पहुंचे। आयोग का कहना है कि आंकड़ा राज्य में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। लगभग 6,500 लोग का को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से और लौट के भी फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि लौटकर आए लोग अब नए मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और स्थायी स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग इन रिवर्स पलायन कराने वाले लोगों के अनुभवों को एकजुट कर उनकी कार्यशैली को सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा, ताकि अन्य गाँव में भी आजीविका के नए विकल्प तैयार हो सके और पलायन झेल रहे क्षेत्रों में लोग वापस लौटने के लिए प्रेरित हों। ज्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है ना। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग भी खोले हैं मसाले के, या 1-2 लोग हमको ऐसे भी मिले जो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों से सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं हो गई, किसी के पास कुछ और हो गया है ना, उपज हो गई, तो उसको इकट्ठा करके, क्योंकि अमूमन इसका विपणन की समस्या आती है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाता तो विपणन आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट पर बीजेपी का कहना है कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य की तस्वीरें तेजी से बदली हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने तेजी से काम किया है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों में बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी नेता प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि बीजेपी की सरकार की मेहनत का ही नतीजा है कि जो लोग अब पहाड़ में रिवर्स पलायन कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसके कारण से उत्तराखंड एक पलायन की ओर बढ़ रहा है और सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे उसमें अपने होम स्टे हो, स्थानीय स्तर पर उसमें स्वरोजगार हो, तो उसके माध्यम से आज बड़ी मात्रा में जो युवा हैं वो अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, अपने खेत खलिहानों को देख रहे हैं और उनका एक आत्मीय जुड़ाव भी उसकी ओर हो रहा है। और हम इसके लिए सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं। जो रिवर्स पलायन हमारा हो रहा है, जो इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या थी पलायन की, आज हम रिवर्स पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट पर बीजेपी नेता सरकार की वाहवाहियां तो कर रहे हैं, तो मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष पाल सिंह बिष्ट ने कहा कि ये सरकारी आंकड़े हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि आज स्थिति यह है कि गांव-गांव खाली हो चुके हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है।
कहीं सड़कों की व्यवस्था नहीं है तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी अभाव है। सरकार ने 2018 में भी रिवर्स पलायन का जिक्र कर वाहवाहियां लूटने की कोशिश की थी। देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं, इन पे युवा ही भरोसा नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि लगातार उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और गांव के गांव खाली हो गए हैं। सरकार बार बार रिवर पलायन का दावा कर रही है। 2018 से पहले भी भाजपा की सरकार ने ये बड़े दावे किए थे। आपने देखा कि सरकार के दावों पे भरोसा करके, सरकार के वादों पे भरोसा करके युवा लौटे जरूर थे। उनको जो सब्ज बाग दिखाए थे उस पर भी उन्होंने भरोसा किया था। सरकारी योजनाओं की जो बातें सरकार कर रही थी उसके लिए युवाओं ने सरकारी दफ्तरों के साल साल भर तक चक्कर काटे, एड़ियाँ रगड़ी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद युवा जो है वापस जाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो अगर युवा रिवर्स पलायन कर रहा होता और ये बात सच होती तो आज युवा रोजगार की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं होता, कड़ाके की ठंडी रातों में जो है सड़कों पर डेरा डालने के लिए मजबूर नहीं होता। तो ये सरकार जो कहती है वो धरातल पर होता नहीं है। ये झूठे आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, कागजी आंकड़े हैं। हकीकत ये है, आप युवाओं से पूछिए, युवा इस राज्य में हताश है, निराश है और पलायन करने के लिए मजबूर है। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट में आंकड़ों की सच्चाई पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवाल है। राज्य गठन के 25 वर्षों बाद भी ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाई है। प्रदेश में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़क की सुविधा तक नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सरकारी अस्पतालों में बेहतर बेसिक सुविधा तक नहीं है। कई इलाकों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो अब रिवर्स पलायन हो रहा है, ये सरकार का दावा है और कुछ आंकड़े इसकी सच्चाई को बताते हैं। अगस्त 2025 तक 6282 लोग रिवर्स पलायन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 1213 लोग पौड़ी में पलायन कर चुके हैं रिवर्स, और ऐसे में अल्मोड़ा में भी लगभग 950 लोग रिवर्स पलायन कर चुके हैं। पशुपालन, छोटे उद्योग, हस्तशिल्प और तमाम ऐसे छोटे कामों के लिए यहाँ पर अपने स्टार्टअप्स को जन्म देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ से ही और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। और ऐसे में आयोग ने 3 महीने के सर्वे के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया है और ऐसे में विपक्ष इस सर्वे को झूठा करार कर रहा है। कहा जा रहा है ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं जो कि झूठ बता रहे हैं। रिवर्स पलायन नहीं हो रहा है क्योंकि पहाड़ों की स्थिति अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है और तमाम विषयों को लेकर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। अब पलायन आयोग के इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब कांग्रेस ने पलायन आयोग की नई रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ सवाल हैं? कांग्रेस नेता ने पलायन आयोग की रिपोर्ट को गलत बताया है कि ये फेक रिपोर्ट है। बीजेपी की सरकार में प्रदेश की जनता आज भी परेशान है, यह आरोप लगाया जा रहा है। रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, तो ऐसे में रिवर्स पलायन कैसे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो ऐसे में रिवर्स पलायन कैसे होगा। पहाड़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पहाड़ के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, तो रिवर्स पलायन कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि पलायन आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद विपक्ष कटाक्ष के रूप में सरकार पर साध रहा है। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी मौजूद है, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। दीपक रावत, यूकेटी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी, जो कि समाज सेवी के तौर पर हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे करना चाहूंगी। पलायन आयोग की रिपोर्ट जारी होती है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार जब भी कोई परिवर्तन होता है या फिर कोई सकारात्मक संदेश हम लोगों को मिल रहा है इन आंकड़ों के जरिए, इसको इतना ज्यादा नेगेटिव नैरेटिव के रूप में पोर्ट्रे क्यों कर दिया जाता है कि लोगों के मन में एक डर बिठा दिया जाए कि नहीं हो रहा है रिवर्स पलायन, ना ही पहाड़ों की स्थिति सुधर रही है। आखिरकार ऐसा क्यों, हर चीज में कटाक्ष क्यों? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें सरकार की हर चीज पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि बादशाह का हुक्म है कि उनकी इमेज ना खराब हो। ये भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि उन पर कोई सवाल ना खड़ा करे।
तो हम अगर आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हमसे यही चाहती है तो हम भी कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जो इन्होंने अभी एक वक्ता ने आपके चैनल पर, अभी मैं रिपोर्ट को देख रहा था, उन्होंने कहा कि होम स्टे खोले हैं कुछ लोगों ने वापस आकर, कुछ लोग खेती बाड़ी में लगे हैं और कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू किए हैं। ये जो 3 काम है ये सदियों से होते आए हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। लोग अपने काम की तलाश में जवानी के समय में बाहर जाते हैं और फिर बाद में कुछ काम करने के बाद अपने परिवार के साथ लौटते हैं, तो वो हाँ। खेती का काम प्रमुख रूप से करेंगे और वो इन्हीं सब कामों को प्राथमिकता देते हैं। उत्तराखंड सेना के जवानों का राज्य है और अपने सेना में अपना पूरा कार्यकाल करके जब वापस आते हैं तो वो कुछ ना कुछ नए रोजगार करते हैं। अभी वो कौन से रोजगार है, तो उसमें एक उपनल कर्मी है जो अभी धरने पर बैठे हैं 2 महीने से, और मुझे लगता नहीं कि राज्य सरकार को उनके रिवर्स पलायन की कोई चिंता है। तो अब रिवर्स पलायन पर जो सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह रिपोर्ट ना एक सतही रिपोर्ट है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो रिवर्स पलायन के लिए प्लान बनाया, उस प्लान के अंतर्गत कौन व्यक्ति है जो आया, और आप उस रिवर्स पलायन को अच्छी बात बोल रहे हैं। आज उत्तराखंड के रोजगार की तलाश में यहाँ से है जो अपने अपने कार्य के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने कारोबार के लिए। मैं पलायन का सिर्फ एक कारण मानता हूँ, एक पैरामीटर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला पैरामीटर है कि जो शिक्षा आप अपने यहाँ बच्चों को दे रहे हैं, क्या उस शिक्षा के समानांतर कोई उसको रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध है? क्या ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनीज ऐसी उत्तराखंड में लाई गई है? और अगर लाई गई है तो वो किन सुविधाओं के साथ उनको लाया गया? तो ऐसा कुछ है नहीं। सरकार एक तरफ बोलती है कि हम बाहर से कंपनियों को ला रहे हैं, बुला रहे हैं, उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, और दूसरे मुंह से वो कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हम बाहर के आदमी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। आप अपने राज्य के लोगों को प्रशिक्षण देंगे नहीं। प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण केंद्र खुले थे उनमें तो 1.5 साल बाद ही ताले लग गए थे। तो अब ऐसा कौन सा चीज है जो पलायन को रोक सकता है? स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्थानीय स्तर पर उद्योग, यही पलायन रोकने की परिकल्पना थी जिसके लिए राज्य का गठन किया गया था। हाँ। राज्य जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पिछले 9 साल से है, मेरी जानकारी में नहीं है किसी नए उद्योग में कहीं उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री जी गए हो। तो आशीष जी, हम मान लें कि ये आयोग की रिपोर्ट झूठी है जैसा कांग्रेस कह रही है, नहीं, गलत आंकड़े प्रेषित किए जा रहे हैं। नहीं है, आयोग ने बहुत सच्ची रिपोर्ट बनाई है। हाँ। कोई व्यक्ति बाहर से आया, उसने होम स्टे खोल लिया और उन्होंने उठा उसका नाम अपने रजिस्टर में लिख लिया, बस इतना है। कोई व्यक्ति बाहर से अपना जॉब या कारोबार या कुछ समेट कर वापस आया, उसने खेती के काम में लग गया, उसने अपने डायरी में लिख लिया। हिंदुस्तान के हर गाँव में लोग जब जवानी में पलायन इतना आसान होता है तो पलायन आयोग की रिपोर्ट को तैयार करना? 3 महीने का डेटा कलेक्ट करा है, सर्वे किया है, और उसके बाद जाकर किया। कुछ नाम लिख लिए हैं अपनी, क्या डायरियों में ऐसे नाम थोड़े लिखे जाते हैं? आप मुझे थोड़ा लॉजिकल तो आंसर दीजिए। फैक्टफुल लॉजिकल आंसर देंगे तो मैं कटाक्ष करूँ ना? एक मिनट, सरकार से सवाल पूछूं। आप परसेप्शन गलत बनाने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा से 10 सेकंड में आपको ठीक कर देता हूँ। हाँ, ढंग से पूरे बताइए। दुनिया में लोग जब कारोबार के लिए बाहर निकलते हैं तो वापस अपने गांव आएंगे तो खेती उनका प्रमुख आधार है, और अब होम स्टे को भी आपने इसमें जोड़ दिया। ये जब पलायन आयोग नहीं था तब भी ऐसा ही हो रहा था। लोग सेना की नौकरी पूरी करके आते थे, तब भी अपने दूसरे काम धंधों में लगते थे। तो ये काम पहले भी था। पलायन आयोग ने 2017 से पहले ही रिवर्स पलायन वाला आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ा फिर आशीष जी? तब भी तो ऐसे ही आते होंगे ना, रिटायर होकर फौजी फिर अपनी खेती की ओर बढ़ते होंगे, तब भी वो अपने स्टार्टअप्स खोलते होंगे, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है परंपरा। तब ये आंकड़े में डिफरेंस क्यों नहीं आता? और अब जब 2017 के बाद ये आंकड़े आ रहे हैं, आती हूँ इस सवाल के साथ आऊंगी जरा। एक मिनट, आप ही के सवाल से जोड़कर जरा मैं राकेश जी से एक सवाल ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ, फिर आपसे क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। पहले थोड़ा सा इसे और समझ लेते हैं। राकेश जी जरा बताइएगा, पहाड़ों में जो सुविधाओं का अभाव है, बिल्कुल जो हम लोग समाचार देख रहे हैं और वाकई में जो हालात हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। इन 25 वर्षों में हालात कई गांव के जस के तस बने हुए हैं। कहीं सड़कों का अभाव है, तो सरकारी सुविधाओं का अभाव है, तो स्कूलों में शिक्षक तैनात नहीं है, तो सुविधा ना ही हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिल रही हैं। काफ़ी सारी समस्या इस वक्त पहाड़ों में बनी हुई है। लेकिन उसके बाद जो पलायन आयोग की रिपोर्ट जारी होती है उसमें जो आंकड़ा प्रेषित किया जाता है, क्या लगता है कि रिवर्स पलायन संभव है, वो भी ऐसी स्थिति में? देखिए, पलायन का एक जो बहुत प्रमुख कारण है वो है अर्थ, मतलब पैसा। हाँ। अब अगर हमारी सरकारें अपने गाँव में या अपने स्तर पर या ज़मीनी स्तर पर
लोगों के लिए जीविकोपार्जन का उचित या समुचित व्यवस्था कर पाएंगी तो पलायन हो जाएगा। पलायन होने का दूसरा कारण यह है कि देश प्रदेश में जाना, जैसे बहुत से लोग हम दूसरे प्रदेशों के इस प्रदेश में आए तो उनका प्रमुख कारण क्या था? किसी का शिक्षा कारण रहा, किसी का रोजगार कारण रहा, किसी का और कुछ कारण रहा, लेकिन मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 कारण थे। चूंकि पर्वतीय अंचलों की जो वास्तविक स्थिति है वो ऐसी है कि वहां कृषि के बहुत अच्छे साधन नहीं है, कृषि नहीं है, कृषि को करने के लिए उतने संसाधन नहीं है, कहीं कहीं सिंचाई की व्यवस्था है, कहीं की सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है, खेत हैं लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिन जिन क्षेत्रों में डेवलपमेंट पहुंच रहा है और लोग जा रहे हैं। कई ऐसे हमारे पर्वत अंचल के मित्र हैं जो शहरों में रहते हैं यहीं, लेकिन साल साल 2-2 साल 4-4 साल वो अपने गांव नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते गांव? एक तो कुछ सुविधाओं का अभाव है और कुछ अब जब शहर में आ गए उनको हर चीज, उनको दूध लेना है तो 1 सेकंड में उनके पास दूध आ गया, उनके पास 1 सेकंड में दैनिक उपयोग की वस्तुएं आ गई, वो तुरंत बाजार चले गए। गांव में वो जीवन संभव नहीं है। तो कुछ तो जीवन का जो आज की लाइफ स्टाइल है वो भी एक कारण है कि लोग जैसे ही थोड़ा सा सरसब्ज होते हैं या जैसे भी उनकी स्थिति अच्छी होती है तो शहर की तरफ आते हैं। ये भी एक कारण है। इसमें सरकार का बहुत दोष नहीं है, मानव सभ्यता का दोष है। अब मानव सभ्यता का भी एक कारण इसको आप जोड़ सकते हैं कि ये पलायन हो रहा है। अच्छा, बहुत से लोग अब शहर से ऊब गए हैं तो वो गांव की तरफ जा रहे हैं। इतनी हौज पौज की जिंदगी में बहुत से लोग जो ये आयोग अपनी रिपोर्ट में कह रहा है, मैं इनको उन व्यक्तियों को मानता हूं जो शहर में भी मजबूत स्थिति में है और गांवों में जाके अपनी ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दे रहे हैं या वो संसाधन वहां वो पैदा कर पा रहे हैं जो अपना होम स्टे बनाना। अगर आप अपने घर को होम स्टे बना रहे हो तो उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। 50,000 की नौकरी करने वाला अपना होम स्टे बनाएगा क्या? 50,000 की नौकरी करने वाला या लाख रुपए की नौकरी करने वाला अपना ग्रीन हाउस बनाएगा क्या? वो वही लोग हैं जो यहाँ के समाज से हुए और उनकी गांव में खेती पाती की जमीन थी, उन्होंने जाके वहां एक रोजगार स्टेप किया और वहां गांव के 10 लोगों को रोजगार दिया। मैं उन व्यक्तियों को मान सकता हूं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं होगा जो आज भी 20,000 की देहरादून में नौकरी कर रहा होगा और वो टिहरी गढ़वाल में जाके फिर से वो अपना गांव का जीवन यापन शुरू किया होगा। ये मैं मानने को इस स्थिति में यहाँ से नहीं तैयार। ठीक है, बिल्कुल राकेश जी, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स रखे हैं जो कि जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि वाकई में किस तरीके से रिवर्स पलायन हो रहा है, लेकिन आखिरकार किन किन क्षेत्रों में रिवर्स पलायन हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी विषय था समझने का। लेकिन दीपक रावत जी, एक सवाल आपसे ये है कि आखिरकार जब पलायन आयोग की रिपोर्ट आती है, विपक्ष एकजुट हो गया, कहा जा रहा है कि ये आंकड़े पूरी तरह से झूठे साबित किए जा रहे हैं क्योंकि पहाड़ों की स्थिति नहीं बदली है और उसके बाद इतना सारा रिवर्स पलायन आखिरकार कैसे संभव है? लेकिन कैसे? निशी जी, देखिए, आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। नहीं, मैंने आप ही का स्टेटमेंट आपको ही दिया है। 6,000 अब आप उसे एक्सप्लेन कीजिए। ये आप ही के स्टेटमेंट है। मैं इसको विस्तार में बताता हूँ। 6,282 का एक आंकड़ा आ रखा है, इसे पलायन आयोग ने प्रस्तुत करा है कि इतना रिवर्स पलायन हुआ है। 2017 से ये लगातार अस्तित्व में आया है पलायन आयोग, और पलायन आयोग बड़ी मशक्कत करी, जैसे आपने कहा कि 3 महीने 4 महीने या 6 महीने लगे डाटा इकट्ठा करने में। अच्छा होता जो उपाध्यक्ष है शरद सिंह नेगी जी ये बताते इन आंकड़ों के साथ कि 6,282 लोगों में से इतने लोगों ने डेयरी का काम किया, इतने लोगों ने कुटीर का काम किया, इतने लोगों ने अपना होम स्टे का काम किया। मतलब 6,282 लोगों का अगर कैटेगराइजेशन जब डाटा इकट्ठा कर रहे थे, यदि उनका विभाग ये भी देता तो इन आंकड़ों पे हमें विश्वास होता। आप देखिए, यदि कोई सक्षम व्यक्ति है, और साथ ही साथ मैं और बोलना चाहता हूं, यदि वो ये कहते कि 2017 के बाद 2025 में जो हमारा पलायन आयोग है, रिवर्स पलायन की जो हमने नीति बनाई थी, उस नीति के अनुसरण करते हुए सरकार ने यह रिवर्स पलायन हुआ है, क्या ऐसा कोई जवाब दिया? उन्होंने अपने वक्तव्य में कोई ऐसा जवाब दिया? पलायन आयोग ने ऐसी कोई नीति बताई सरकार को? सरकार की नीतियां जो पहले से चली आ रही हैं, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार की, उन्हीं नीतियों में जिन लोगों ने लाभ लिया, जब बैंक से लोन लिया हो, स्वयं अपना पैसा लगाया, बिजनेस किया हो, उन आंकड़ों को अपना आंकड़ा बताकर प्रस्तुत करना और फिर रिवर्स पलायन की हमने समस्या का समाधान कर दिया, यह कहना
इसका विपक्ष विरोध कर रहा है। निश्चित जी, हमारा कहना स्पष्ट है, बहुत अच्छा है रिवर्स पलायन, एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है। और पलायन आयोग जो बनाया है 2017 का, जिसमें वर्तमान उपाध्यक्ष हमारे सरसी नेगी जी, अगर ये बता पाते कि हमने सरकार को इस बार ये नीति बोली थी बताने के लिए, अब इस नीति का परिणाम ये है, इतने लोगों ने सरकार ने उस नीति का अनुसरण करके एक नई नीति बनाई। पलायन आयोग जब बना था नीति जी, उसका 2 लक्ष्य उसके बड़े मात्र थे। पहला लक्ष्य ये था कि कितने लोग पलायन कर रहे हैं, उसका आंकड़ा इतना भयावह है कि आप वो बताएं, उपाध्यक्ष जी से पूछ लेते तो आपको समझ में आता। और कितने लोगों ने रिवर्स प्लान किया, जिसका आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया है 6282 लोगों का। और दूसरा कि सरकार ने जो रिवर्स प्लान होना था या होना चाहिए जिस रूप में, उसके लिए उन्होंने ठोस नीति क्या अपनाई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि ठोस नीति आखिरकार किसके बल पर। तो जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स जिसको आगे सरकार प्रमोट कर रही है, पशुपालन, मछली पालन, इस तरीके की जो परियोजनाओं को लेकर भी सरकार कार्य कर रही है, मेक इन इंडिया, स्वरोजगार, होम स्टे योजना, यही सब का तो नतीजा है। वो बार बार उस चीज में इसको कोट करते हुए बता रहे हैं कि पलायन आयोग की रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में आगे जाकर यहाँ पर लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। निशी जी, जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने कहा, और मैं इसको आंकड़े में भी डाल दूंगा अगर आप कहेंगी तो, कि सबसे ज्यादा जो रिवर्स पलायन हुआ है वो कोरोना काल में हुआ है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो नीतियां बनी है उसके कारण रिवर्स कर रहा। और मैं कह दूं, ये जो 6282 लोगों का आंकड़ा अगर आप वर्गीकृत करेंगे ना, तो आधे से ज्यादा कोरोना काल में यहीं बैठ गए। जो गए थे अपना काम करने के लिए, उनको लगा कि कभी भी ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिस तरह से कोरोना काल का मुसीबत आई है, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो उसने वहीं पर अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दिया है। ये किसी पलायन आयोग की नीति की वजह से रिवर्स नहीं हुआ है। हमारा जो प्रश्न है उसको समझिए निशी जी। पलायन आयोग का जो मेन उद्देश्य था, हमारा सिर्फ ये कहना है, आप आंकड़े तो प्रस्तुत कर रहे हैं, पर आप वो नीति तो बताइए। जो नीतियां चली आ रही जिसने स्वरोजगार, अब मैं तो कह रहा हूं, यदि वो कहते इतने 6282 लोगों में से इतने लोगों ने सरकार से लोन लिया, इतने लोगों ने अपने स्वयं से व्यय करके बिजनेस लगाया, इतने लोगों ने अगर ये आंकड़ा प्रस्तुत करते, तो निश्चित रूप से कोई भी विपक्ष, स्वयं चाहे यूकेडी हो, वो प्रश्न चिन्ह नहीं करती। लेकिन अगर आप एक गोल मोल 6282 का आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि इसमें ज्यादा लोग वो हैं जो कोरोना काल में आए हैं, तो उसमें मैं पूछता हूं पलायन आयोग को क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है? तो क्या विपक्ष प्रश्न न करे? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह अभी देखिए, यहाँ पर संजीव जी, आंकड़ों पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि पहाड़ की स्थिति नहीं सुधरी है, और यहाँ पर विपक्ष के सवाल भी एक हद तक लाजमी साबित होते हैं। लेकिन आखिरकार 25 वर्षों में जो अभी तक तस्वीरें नहीं बदल पाई हैं, 2017 से आप लोग कड़ी मुशक्कत करने में जुड़े हैं कि स्थिति बदल दी जाए, पहाड़ की तस्वीर, लोगों की तस्वीर बदलने की बात तो सरकार कर रही है, तो इस आंकड़ों पर सवाल आखिरकार क्यों? निशी जी, देखिए, सरकार की प्रायोरिटी है। जो उत्तराखंड में वर्षों से एक बड़ी समस्या मुंह खड़ी थी पलायन की, हाँ। उसके ऊपर कैसे पार पाया जाए और रिवर्स पलायन को हम कैसे अधिक से अधिक यहाँ पर लागू करें, और सरकार को उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। सरकार के तमाम प्रयासों के वजह से जब सरकार ने योजनाएं चलाई, अभी जिस तरह से इन्वेस्टर समिट हुआ था, 3.5 लाख करोड़ रुपए के जो MOU हुए थे, उसमें से 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्ट ग्राउंड हुआ, उससे तमाम रोजगार स्वरोजगार के साधन डेवलप हुए। तमाम सरकार के सब फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले डेवलप किया जाए और उसको पूरी तरह से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। आप देखें, जो हमने पहाड़ों पर रेल चलाने का काम किया और राष्ट्रीय राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने का काम किया, तो उसमें इतना ज़बरदस्त एक तरह से टूरिज़्म में वृद्धि हुई है, और टूरिज़्म में वृद्धि हुई है तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो मिल रहा है हमारे युवाओं को मिल रहा है। हमारे युवा अपना जो अन्य प्रदेशों में जॉब करते थे, अपने अन्य प्रदेशों से जॉब छोड़ कर अपने प्रदेश में आ रहे हैं और अपने घरों में बैठकर और स्वयं के लिए भी रोजगार का एक सृजन कर रहे हैं। साथ ही जो स्थानीय युवा हैं उनको भी अपने साथ लगा रहे हैं। 5600 से ज़्यादा
होम स्टे की स्थापना भी प्रदेश भर में हो चुकी है और लगातार ये संख्या लगातार बढ़ रही है। नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं लगातार। आप देखें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार स्वरोजगार की बात करें, जो हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, फल पट्टी की बात करें, पशुपालन की बात करें, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरा पालन और इस प्रकार के जो भी पशुपालन से संबंधित डेयरी उद्योग, उसमें लोग हमारे युवा बड़ी संख्या में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और सरकार भी पूरी तन्मयता से, पूरा मनोयोग से उन युवाओं के साथ खड़ी है। तमाम ऐसी सुविधाओं के लिए एक सब्सिडी की जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं 20% से लेके 50% तक, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 80% तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। और यही एक, देखिए जब कोई काम करना है, किसी को आकर्षित करना है, तो सरकार को उसी के अनुरूप एक आकर्षण का एक पैकेज भी देना होता है। उसमें सरकार पूरी तरह सफल हुई है। अभी जिस प्रकार से जो हमारे पढ़ा लिखा वर्ग है, जो नौकरी की तरफ जाना चाहता है, सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहता है, उसको 26,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी अभी पिछले 3-4 सालों के अंदर दी गई। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है और इसकी वजह से भी जो युवा अन्य प्रदेशों में सेंट्रल गवर्नमेंट की और अन्य संजीव जी, आपने कारण गिना दिए हैं कि किन किन कारणों के जरिए यहाँ पर रिवर्स पलायन हो रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे और इसी पर जवाब लूंगी उमा सिसोदिया जी आपसे ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चन आवर में आज हम एक खास मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब रिवर्स पलायन, आखिरकार पलायन आयोग की रिपोर्ट ने सियासत को गरमा दिया है और इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन आवर में। इसी खास मुद्दे को लेकर यहाँ पर सभी से उनकी राय भी जान रहे हैं और कुछ सुझाव भी जान रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी जान रहे हैं। उमा सिसोदिया जी समाज सेवी के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। उमा सिसोदिया जी, क्या लगता है कि उत्तराखंड में देखने को मिला है कि 2000 से लेकर 2025 में हम लोग जी रहे हैं, 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है, जिन मूलभूत सुविधाओं के दम पर हमने इस उत्तराखंड को जीता और आज वही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद भी जो रिवर्स पलायन जैसे सकारात्मक संकेत हम लोगों को मिल रहे हैं, क्या इसका समाज पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई में उत्तराखंड की स्थिति बदल रही है, जो कि एक माइंडसेट लोगों के मन में था कि पहाड़ों में सुविधाओं का अभाव, वहां पर पूरी तरह से जीना नामुमकिन सा हो जाता है, सुविधाएं नहीं होती हैं? देखिए, जो रिपोर्ट आई है रिवर्स पलायन की, इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सरकार को अपनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। लाखों की संख्या में उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो दूसरे राज्यों में गए हैं, दूसरे देशों में गए हैं और उन लाखों की संख्या में से अगर कुछ 1,000 लोग वापस आकर अपने प्रदेश में रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं लगता कि बहुत बड़ी सक्सेस है जिसको इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए। हाँ, कुछ लोग आए हैं, बिल्कुल उनका स्वागत होना चाहिए, उन्होंने अपने प्रदेश में आकर वापस काम स्टार्ट किया, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस दृश्य को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें कि कितने लाख लोग उत्तराखंड से बाहर गए और कितने हजार लोग वापस आए हैं, तो जब वो आंकड़ा हमारे सामने आता है तो बड़ा भयावह आंकड़ा होता है। आप ये देखिए, पौड़ी में सबसे ज्यादा भूतहा विलेज है जिसमें एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं है। तो क्या सरकार की क्या कोशिशें हैं कि उन लोगों और पौड़ी में ही सबसे ज्यादा रिवर्स पलायन हुआ है इन आंकड़ों में? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, लाखों की संख्या में गांव खाली हो गए, भूतहा विलेज बन गए, वहां पर रहने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं है
और कुछ गांव में अगर कुछ एक लोग वापस आ गए, मैं कहती हूँ हमें स्वागत करना चाहिए। अगर 2 लोग भी वापस आए हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ। लेकिन ये कहना कि बहुत अच्छा हो गया है, रिवर्स पलायन हो रहा है, लोग वापस आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि अभी बहुत जल्दबाजी है। सरकार अपनी पीठ अभी इतनी जल्दबाजी में ना थपथपाए। एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ एक लोग वापस आ रहे हैं और लगातार हमारी डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वो कौन सा पलायन है, आप बताएं। हमारे राज्य के लोग तो निकलकर बाहर चले गए, कुछ 2-4% वापस आ गए। 2-4% भी मैं कहूंगी नहीं होगा, 1% भी मुश्किल से नहीं होगा जो लोग वापस आए हैं। और दूसरे राज्य से लोग काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में उत्तराखंड में आ चुके हैं और हमारे गांव-गांव तक जाकर बस चुके हैं, जिसको लेकर लगातार लोगों ने सरकार को चेताया भी है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो उस पलायन को आप क्या कहेंगे जो दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ हो रहा है? और आप अगर 1-8% लोगों के रिवर्स पलायन को लेकर अगर इतना खुश हैं, तो ये जो भयावह खतरा उत्तराखंड के सामने है कि हमारे गांव-गांव तक, हमारे छोटे कस्बों तक, हमारे पहाड़ की पगडंडियों तक दूसरे राज्य के लोग पहुंच चुके हैं, तो इस पर सरकार की क्या अपनी स्थिति सरकार को बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए कि आप उन्हें कैसे रोक पा रहे हैं और कैसे आप उत्तराखंड के मूल निवासियों को, जो यहाँ के लोग हैं, उनको ऐसी कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी जो लाखों की संख्या में वो लोग वापस आए। मैं फिर से बोलूंगी, लोग वापस आए बहुत अच्छी बात है, वो आगे रह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत छोटा परसेंटेज है। उससे कहीं ज्यादा बड़ा परसेंटेज उन लोगों का है जो दूसरे प्रदेश से हमारे उत्तराखंड में आकर गांव-गांव में जाकर बस गए हैं और जिसकी वजह से हम टिहरी जैसी घटनाएं देखते हैं और ऋषिकेश में आए दिन बवाल होता है। और इस तरह की तमाम घटनाएं हमारे कस्बों में और गाँव में होने लगी हैं। वहां तक अपराध पहुंचने लगे जहाँ तक कभी किसी ने अपराध सुने नहीं थे। आज भी हमारे यहाँ राज्य से पुलिस काम करती है, आज भी हमारे यहाँ पहाड़ों में ऊपर थाने नहीं है, आज भी हमारे यहाँ पटवारी के पास इतनी पावर है कि वो पूरे गांव को कंट्रोल कर सकता है और लोग उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन हमारे गांव तक में अपराधी पहुंचने लगे हैं। तो सरकार को अपने इस रिवर्स पलायन के जो कुछ एक लोग यहाँ वापस आए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन अभी बहुत आवश्यकता नहीं है अपनी पीठ थपथपाने की। बहुत बड़ा खतरा उत्तराखंड के सामने मंडरा रहा है कि हमारे लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे राज्यों से लोग आकर उन गाँव को बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राकेश जी, बड़ा सवाल यहाँ पर सिसोदिया जी ने खड़ा किया है, कहा है कि पहले उन आंकड़ों को भी प्रेषित किया जाए कि कितने लोगों ने पलायन कर दिया है, फिर उसमें से बताएं कि कितने लोग वापस आए हैं, रिवर्स करके पलायन करा है। तो ये भी आंकड़ा अपने आप में जस्टिफाई करेगा कि आखिरकार सरकार किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। लेकिन आखिरकार सरकार जिन क्षेत्रों की बात कर रही है कि हम यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उस क्षमता को और उस पायदान को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि रिवर्स पलायन को वापस से यहाँ पर स्थापित किया जा सके। तो क्या लगता है कि पहाड़ की वाकई में स्थिति सुधरी है और पलायन के जो आंकड़े हैं, जो पहले के दरमियान हम लोग देख पाते थे कि लाखों की संख्या में पलायन हो रहा है उत्तराखंड से, धीरे धीरे करके वो भी तो ग्राफ गिरा है ना? देखिए निशी जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा तो मैं इसको विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। इस बार विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तो यशपाल आर्या जी ने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें ये कहा था कि हमारे प्रदेश से लगभग 35 से 40 लाख लोग पलायन कर गए। तो अगर वो यहाँ से पलायन कर गए, मान लिया वो यहाँ से पलायन कर गए, तो वो किसी राज्य में जाकर बसे होंगे इसी देश के, और आपके राज्य में 50 लाख लोग दूसरे राज्यों से आकर बसे होंगे। तो ये सृष्टि का नियम है। और पलायन लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे हम लोग चर्चा की है कि रोजगार एक कारण होता है, शिक्षा एक कारण होता है। अब किसी को पीसीएस, अगर किसी यहाँ के बच्चे ने पीसीएस निकाला है यूपी का, तो यूपी में ही नौकरी करेगा, बिहार का निकाला है तो बिहार में ही नौकरी करेगा। तो पलायन नहीं है, वो रोजगार के लिए अपने क्षेत्र से जाने की स्थिति है। ऐसे ही जब उत्तराखंड उद्योग के लिए तैयार हुआ 2004-2005 में, उद्योग क्रांति आई यहाँ पर और धीरे धीरे इंडस्ट्री लगने लगी, तो बहुत से बाहर के लोग, गुजराती, बहुत से गुजरात के लोग, बहुत से बिहार के लोग, बहुत से पश्चिम बंगाल के लोग, दिल्ली के लोग, वो लोग आके यहाँ पर उद्योग स्थापित किए। तो यहाँ प्रशिक्षण तो था नहीं लोगों के पास, यहाँ पे कामगार मजदूर नहीं थे, यहाँ पे वो इंजीनियर्स नहीं थे, यहाँ पे वो स्किल नहीं थी लोगों के पास कि दवाओं का निर्माण हो सके। तो वहाँ से उनकी टीम भी आई, और जब उनकी टीम यहाँ पे आई तो धीरे धीरे वो यहीं के वातावरण में रह गए और यहीं के वातावरण में ढल गए। तो ये एक जैसे ही आज उत्तराखंड की अगर हम जीडीपी मान लें, उत्तराखंड की ग्रोथ मान लें, तो
तो अगर आज उत्तराखंड भारत के शीर्ष राज्यों में है तो इसका एक कारण यह भी है कि हमारा उद्योग में अच्छा खासा वर्चस्व बना है। हम हरियाणा से आगे हैं, हम पंजाब से आगे हैं। अगर आज यहां पे करोड़ों करोड़ों लोग पर्यटन के लिए आते हैं तो हम जम्मू कश्मीर से बहुत आगे हैं। तो अगर हम विकास की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये सब चीजें एक्सेप्टेबल करनी ही पड़ेगी। ये पलायन का कारण नहीं है। आपके यहां से जो 35 लाख, मैं यशपाल आर्या की बात को ही कोट कर रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि 35 से 40 लोग विधानसभा के पटल पे कि हमारे यहां से पलायन कर गए, तो वो पलायन करके जब यहां से गए तो गए कहां? गए तो इसी भारत में कहीं, उसमें से 1-8% विदेशों में होंगे। हाँ। तो वहां ये बातें नहीं होती हैं, तो यहां भी नहीं होनी चाहिए। ये पलायन का कारण, पलायन का मुख्य कारण जो विषय है वो ये है कि पहाड़ क्यों छोड़ रहे हैं लोग। हमारे नेताओं का भी तो, प्रदेश के नेताओं का भी पलायन हो गया है ना। जो एक बार अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीत जाता है वो देहरादून में आके अपने गांव का पलायन कर लेता है। बिल्कुल, वो 5 साल वो यहीं रहता है, बहुत मुश्किल किसी आयोजन में वो अपने घर जाता है। बिल्कुल सही बात है। आशीष जी जवाब दीजिएगा, अब क्या कहेंगे आप? आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या फिर आप ध्यान मुद्रा में चले गए थे कि आखिरकार पहाड़ में क्या कुछ समस्याएं बनी हुई हैं? नहीं, आपने मेरी बात को काटा और राकेश जी ने और उमा जी ने तो वही बात कही जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं वापस आप पे तभी तो आई हूँ कि आप अब उस चीज को जस्टिफाई करेंगे अपने तरीके में। मैं कह रहा हूँ ना, पलायन आयोग ने जिन 225 लोगों की सूची बनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है, ये अपर्याप्त है और ये पलायन आयोग का काम ही नहीं है। पलायन आयोग का काम है उन कारणों को तैयार का समापन करना जिससे पलायन हो रहा है और वापस लोग आकर अपने यहाँ पर कारोबार, रोजगार और अपना पर्यटन यहाँ स्थापित करें। तो ये काम पलायन आयोग का को ये भूमिका देखनी चाहिए थी। मुझे बता दीजिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में कितने लोगों ने लोन अप्लाई किया जो राज्य से बाहर के लोग में पलायन कर गए थे, वापस काम छोड़कर यहाँ आए और उन्होंने लोन मांगा और लोन दिया गया, उन्होंने एक भी नहीं है। यहाँ पर जो जिस तरीके से रोजगार के अवसर घट रहे हैं, मुझे आप बताइए, जिन लोगों ने कोविड के समय में भी और उससे पहले भी अपने होटल स्थापित किए, रेस्टोरेंट स्थापित किए, अभी बरसात हुई, लगातार बहुत लंबी बारिश हुई, तीर्थ यात्री वहां जा नहीं सके, पर्यटक वहां जा नहीं सके, उनके जो कारोबार घटे हैं, उनके जो नुकसान हुए हैं, क्या पलायन आयोग ने उसकी रिपोर्ट तैयार की है साथ पैरेलल में इसके कि कितने लोग थे जो अपना कारोबार के लिए वहां पर आए थे और बिना किसी लाभ के नुकसान उठाकर वापस चले गए? दरअसल पलायन आयोग की रिपोर्ट केवल एक छलावा और दिखावा है। एक्चुअल में यहाँ पर जो निवेश करने वाले लोग भी है, मैं अगर किसी व्यक्ति ने कोई होटल खोला होगा और किसी दूसरे हमारे ही स्थानीय व्यक्ति को ठेके पे दिया होगा, दोनों के काम चले ही नहीं है। उसने भी आधा पैसा दे दिया, बाकी आधा नहीं दे पाया वो भी कमाकर, और जो पैसा इधर उधर से लाया था वो भी बेकार हो गया। तो यानी पलायन का उद्देश्य, पलायन आयोग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित हो रहे हैं, लघु उद्योग स्थापित हो रहे हैं, उनके संरक्षण का भी काम करे और उस रिपोर्ट को तैयार करे जिससे उसे बढ़ावा मिल सके। यदि ऑर्गेनिक, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होती है पहाड़ों में, खेती में दालें, राजमा और तमाम चीजें, मुझे उन ऑर्गेनिक चीजों के एक्सपोर्ट करने का एक कमरा बता दीजिए पूरे उत्तराखंड में कहाँ बना हुआ है जहां से आप उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक भी नहीं है। और फिर उसके बाद बात करते हैं, सारा माल दिल्ली जाता है, दिल्ली से उत्तराखंड का बता के एक्सपोर्ट किया जाता है, उत्तराखंड की जमीनों के कागज लगते हैं और वो एक्सपोर्ट किया जाता है कि यहाँ पर हम उगा रहे हैं। वहां पर क्योंकि खादों का और केमिकल्स का उपयोग उस तरह से नहीं किया जाता तो वो चीजें खान पान में अच्छी मानी जाती है। लेकिन मुझे बताइए ना, एक ऐसा कमरा ये सरकार बता दे, मुख्यमंत्री जी बता दे, उनके संतरी जी बता दे कि कहां पर है जहां पर आप अपनी फसल दे सकते हैं, अपना फसल का उचित दाम लेकर वापस अपने काम पर लग जाए और उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंड की औद्योगिक क्षमता, उत्पादन क्षमता और कार्य क्षमता इसको बढ़ाने का काम करे। इन चीजों पर पलायन आयोग की रिपोर्ट में एक भी लाइन नहीं है और आप उसके गुणगान गाने की कोशिश करवा रहे हैं जबरदस्ती। अब मेरे कंपेटी पर बंदूक रखकर कहेंगे कि पलायन आयोग ने ठीक कहा है तो मैं तो हाथ जोड़कर कह दूंगा जी ठीक ही कहा होगा। अब मैं क्यों अपने लिए झगड़ा मोल लूं। लेकिन सच्चाई है कि उत्तराखंड को छला गया है इस पलायन आयोग की रिपोर्ट से, और जितने भी रिपोर्टें सरकारी अधिकारी दफ्तरों में बैठ के बनाते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उत्तराखंड के लोगों का, और जो लोग वापस आते हैं खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और मजबूर हो जाते हैं वापस अपने पुराने किसी भी राज्य में अपने स्थान को देखने के लिए।
इसलिए ये रिपोर्टें फर्जी है, इनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है आशीष जी, लेकिन आप ही के कई सारे नेता पलायन करके फिर वापस आ जाते हैं, फिर उस रिपोर्ट को उसी में ही जोड़ दिया जाता है। संजीव जी, नहीं, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं इस पर चर्चा कर लूंगा। नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगी, पूरा समय दूंगी। फाइनल कमेंट में आप इसी पर कमेंट दीजिएगा, फाइनल कमेंट में आप इसी पर पूरा कमेंट दीजिएगा कि कितने नेता आपके पलायन करके आए हैं, जो कि पलायन के लिए चिंतित रहते हैं। क्योंकि मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सरकार में भी बैठे हुए तमाम नेतागण, मंत्रीगण सारे ही पलायन करके यहाँ पर आए हैं, और फिर वो पलायन को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि हाँ पहाड़ों से पलायन हो रहा है। निशी जी, बाहर कोई नहीं गया, सब उत्तराखंड में ही है। पलायन उसे कहेंगे जो उत्तराखंड से बाहर जाएंगे। अगर सुबोध उनियाल जी, सतपाल महाराज जी उत्तराखंड से बाहर यदि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गया तो पलायन माना जाएगा, लेकिन वो उत्तराखंड की सरकार में ही मंत्री है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है आशीष जी, मान लेते हैं आप कह रहे हैं, तो आप भी अगर मेरी कनपट्टी पर रखकर बंदूक इस तरीके की बात बोलेंगे तो मुझे भी मानना पड़ेगा ना। ठीक है संजीव जी, पलायन आयोग की रिपोर्ट को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है कि यहाँ पर उसको प्रेषित किया जा रहा है, फेक प्रेषित किया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे कि पलायन आयोग का जो काम है उसे छोड़कर पलायन आयोग सब कुछ कर रहा है, ऐसा आशीष जी कह रहे हैं। क्या कर रहा है पलायन आयोग? पलायन की वजहें क्यों नहीं खोजी जा रही हैं जिससे रोका जाए? निश्चित जी, देखिए डेस्टिनेशन मैरिज का जो एक कार्यक्रम था वो यहाँ पर लागू हुआ है, सोलर का कार्य यहाँ पे लागू हुआ है, पर्यटन को विकसित करने के लिए होम स्टे का काम हमारे यहाँ पे डेवलप हुआ है, और रोजगार स्वरोजगार, यही तो सबसे बड़ी एक बात है जो जिसकी वजह से पलायन होता है या जिसकी वजह से रिवर्स पलायन होगा। तो जब और सरकार उस काम को प्रमोट करने के लिए तमाम सब्सिडी दे रही है, रॉ मटेरियल का प्रबंध करा रही है, टैक्सेस में बेनिफिट देने, टैक्सेस में छूट देने का काम सरकार कर रही है, तो सरकार जो कर सकती है रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वो काम कर रही है। और जो हमारे पलायन आयोग ने रिपोर्ट दी है वो तमाम एक पुख्ता जानकारियों के आधार पर दी गई है। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र जिनको न संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भरोसा है, न किस न्यायपालिका पे भरोसा है, न किसी अरे पलायन तो तुम्हारे नेता दिल्ली चले गए भैया, पलायन तो तुम्हारे नेता करण महाराज दिल्ली चले गए, तुम्हारे नेता भैया उत्तराखंड से पलायन करके दिल्ली चले गए भैया। पहले उनकी चिंता करो, उनकी चिंता करो पहले। जो गुटबाजी से अंतर कलह से परेशान होके उत्तराखंड को छोड़ के दिल्ली चले गए, उनकी चिंता करो मेरे भाई। और आप 10 साल आपकी सरकार रही, आपने रिवर्स पलायन पर कौन सा काम किया? आपने रोजगार के लिए कौन सा काम किया? कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी? कितने लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए? कितनी मातृशक्ति को नए एनजीओज उपलब्ध कराए? आप बताइए ना, बताइए, यदि आपके पास कुछ है तो जरूर आपको बताना चाहिए, पहले तो बताइए। लेकिन आप केवल और केवल घोषणाओं पे विश्वास करते हैं। घोषणा करी और भाग गए। हिट एंड रन की भूमिका में आपके राहुल गांधी भी रहते हैं और उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी भी रहती है। जितने आप केवल शिलापटों पर विश्वास करते हैं, शिलापट लगाए और भूल गए। आप बिल्कुल भी पिछले मेरी पार्टी के किसी नेता ने कोई पिछले 20-20 साल पुराने शिलापट भी ऐसे दिख जाएंगे जिनके ऊपर एक ईंट भी रखी नहीं गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम जो किसी एक शिलापट का नाम बताइए जरा पहले। अरे मेरे भाई सेलाकुई में आप सेलाकुई में जाके देखिए, आप आएंगे 2004 का शिलापट लगा हुआ है, एक ईंट भी लगी नहीं है उसमें। और एक नहीं, ये बात आपकी सही है, आधी सही है कि पिछले 9 साल में जितने शिलापट लगे उसमें काम नहीं हुए। बिल्कुल भैया, हमारी तो नीति ये है, हम जिस दिन शिलापट लगाते हैं, जिस दिन शिलान्यास करते हैं, उस दिन उस काम के उद्घाटन की तिथि भी निश्चित कर देते हैं और उस तिथि के अंदर काम को संपन्न करते हैं। वो शिलापट भी बह गया जिसे आपने बनाया था। अरे मेरे भाई,
वो शिलापट वो होता है चलती फिरती झूठ की दुकानों मेरे भाई, लगती है, चलती फिरती झूठ की दुकान। ना आपका संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास, ना आपका न्यायपालिका पे विश्वास, लेकिन लेकिन आपका बांग्लादेशियों के ऊपर जरूर विश्वास है, बांग्लादेशियों के ऊपर जरूर विश्वास है। डेमोग्राफी जो लोग देने के लिए, जो डेमोग्राफी चेंज के लिए जिम्मेदार है, उनको प्राश्रय देने के लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, पूरी जिम्मेदारी से चेंज कर। ठीक है, एक एक करके बात रखनी है गुजरातियों की। ठीक है आते हैं इस मुद्दे पर। गुजरात क्या अमेरिका में है क्या? गुजरात अमेरिका में है क्या? गुजरात भी भारत में है, गुजरात भी भारत में। और आप हरिद्वार में, खाली हरिद्वार में जाके देखिए, मैं सोचता हूँ। ठीक है, रुक जाइए बहसबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर चर्चा करनी है। आप धर्मशाला मिलेगी, आप एक दूसरे से बहसबाजी इस तरीके से कर रहे हैं। दोनों मुख्य पार्टियां हैं, तो गुजरात जैसे हरकतें मत कीजिए डिबेट में आकर। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी को वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए, आपको चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए अगर गुजरातियों से आपको इतनी ज्यादा नफरत है। नहीं, मुझे दिक्कत है गुजरातियों से, बहुत दिक्कत है। मैं नहीं चाहता कि उत्तराखंड में आए। ठीक है, दीपक रावत जी जवाब दीजिए। देखिए निशी जी, निश्चित रूप से एक चीज तो पूरी चर्चा से उभर के आ रही है, जिसमें हम लोग भी कह रहे हैं कि जब तक आप रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि मुझसे पहले आप कह चुके कि शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति जो है और बहुत ज़्यादा खराब है पहाड़ों में, तो कोई भी अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी सक्षम होता है तो सबसे पहले अपने परिवार को उन सारी समस्याओं से उसको सामना न करना पड़े, उसके परिवार के सदस्यों को, तो वो वहाँ उस इलाके में चले जाता है, चाहे वो प्रदेश से बाहर जाए या प्रदेश के किसी मैदानी इलाके में आए, ताकि उसके परिवार को उस समस्या का समाधान न करना पड़े। लेकिन निशी जी देखिए, पिछले 25 वर्षों में धरातल में कोई भी काम नहीं हुआ है। विशेष रूप से अगर 2017 से जब ये पलायन आयोग बना, और जिसको फिर धामी जी ने एक नया नाम दे दिया, पलायन निवारण आयोग, उन्होंने नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने से हालात नहीं बदलते हैं, हालात बदलने के लिए आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी, ग्राउंड स्तर में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक योजना बताता हूँ। एक योजना थी 2015-2016 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने योजना लॉन्च करी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आज भारतीय जनता पार्टी इस योजना का नाम ही नहीं लेती है, मतलब कोई चर्चा ही नहीं करती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने चर्चा करी, वाहवाही लूटी, आज उसकी चर्चा ही नहीं होती है। भैया सबके कौशल तैयार हो। हाँ, अब देखिए, अब मेरा कहने का मतलब है, मैं कहना चाह रहा था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जितना पैसा आया उत्तराखंड के नाम से कहां सेट हुआ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सिर्फ इतना, उत्तराखंड क्रांति दल होने के एक सदस्य होने के नाते मैं सिर्फ प्रदेश की दोनों ही सरकारों से, खास रूप से क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निशी जी, अगर आपने वो कौशल विकास योजना का कुछ भी पैसा पहाड़ के लोगों को बताया होता ना, ये जो 4 आप साधन बता रहे हैं ना, कुटीर उद्योग देना, मसालों, कुटीर उद्योग जिसमें मसाले आते हैं, जो आपका पशुपालन उद्योग है, यदि उनको थोड़ा कौशल दिया होता, बताया होता, जो ITI हमारे खुले हुए हैं उनमें अगर आपने उनको प्रशिक्षण दिया होता, तो निश्चित रूप से जो बच्चा ITI करेगा, ITI करता, तो वो कहता कि मुझे काम भी यहीं करना है। उसके लिए ITI आपको पहाड़ों में खोलने पड़ेंगे ना, उसके लिए 10वीं 12वीं तक बच्चों को वहां बताना पड़ेगा ना, आपको ITI करना पड़ेगा, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। समन्वय नहीं है दोनों किसी विभाग में, और उसका खामियाजा अगर भुगतना पड़ रहा है तो यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। आप उन्हें लक्ष्य कहां दे रहे हैं? 10वीं 11वीं 12वीं में अगर आप लक्ष्य देंगे कि आपने ये रोजगार करना है, इसके लिए आपको ये हेल्प मिलेगी, प्रशिक्षण यानी नीतियों को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए आपको बताना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं निशी जी, आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, ये 4 मैदानी इलाके हैं, यहीं के लोगों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया होगा सारी योजनाओं का, सरकारी योजना का, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की। तो हमें गांव गांव में जाकर लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नीतियों को अवगत कराना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हद तक मुझे लगता है कि भविष्य के जो लोग अभी ठहरे हुए हैं गाँव में, वो शायद रुक जाए, पलायन ना करें। ठीक है, बिल्कुल। पलायन को लेकर आखिरकार क्या कुछ सुझाव राजनीतिक दल भी देना चाहते हैं? समाज सेवी भी हमारे पास जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं, एक-एक करके फाइनल कमेंट में इसी का जवाब ले लेते हैं। उमा सिसोदिया जी, फाइनल कमेंट। कायम हूँ कि लाखों की संख्या में उत्तराखंड से गांव-गांव हो चुके हैं लोग, यहाँ से लाखों की संख्या में देश में विदेशों में पलायन कर चुके हैं, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है पलायन का उत्तराखंड से, वो शिक्षा है और रोजगार और स्वास्थ्य है। आज भी हमारे पहाड़ों पर, ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स भेजते कि दोनों सरकारों को
कि हम अपने उत्तराखंड के गाँव से, छोटे कस्बों से हम लोग पलायन को रोक सके। ऐसे में अगर कुछ 2-4%, 1%, 2% लोग अगर वापस अपने गांव में आ जाते हैं और सरकार उसको आयोग की रिपोर्ट बनाकर अखबारों में उसका ऐड कर दे और कल पूरे हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे धामी जी का ऐड आ जाए, देखिए जी हमने रिवर्स प्लान किया, तो ये मैं समझती हूँ उत्तराखंड के लोगों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक है कि लाखों की संख्या में लोग चले गए हैं, अगर कुछ एक लोग वापस आए हैं तो आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं बार बार हर डिबेट में इन्वेस्टर समिट की बात करती हूँ। इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुआ, 2 बार यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ, उसका एमओयू वहाँ पे आपने कहा कि 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। अरे एमओयू साइन होने के बाद वो पैसा उत्तराखंड में कहाँ लगा है? हमारी उत्तराखंड की राजधानी, जो अस्थायी राजधानी जो है देहरादून, इसकी स्मार्ट सिटी की आप हालत देख लीजिए कि इस बरसात में किस तरीके से बारिश ने पूरे देहरादून की पोल खोलकर रख दी। लोग घबराने लगे। छोटा कमेंट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि रिवर्स पलायन के कुछ लोगों को लेकर आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। उत्तराखंड में आज भी पलायन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है आशीष जी, छोटा सा कमेंट लूंगी सुझाव के तौर पर, 10 सेकंड में बात रखिएगा। तो मैं कहूँगा कि 2022 और 2017 में पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी है उन बातों पर सरकार ये जो वर्तमान में विचार करे, नहीं तो वो काम हम लोग करेंगे ही। हमने अपनी घोषणाएं करी है। पलायन को रोकने के लिए एक रोजगार उपलब्ध कराने की एक पूरी पैटर्न है। अभी दीपक रावत जी ने कहा ना कि वो ऐसा नहीं है कि आपने एक फर्जी रिपोर्ट दफ्तर में तैयार की और पूरे इलाके में आपने तो घोषणा मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करी थी भैया, और अभी आपके एक बड़े नेता ने बोल दिया कि उत्तराखंड में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये मुझे तो मालूम नहीं है किसने कहा है। अब आपको पता सपने में, आपको सपने में कौन आके कह गया? भैया आप केवल डेमोग्राफी बंगाल में आपको सपने में मस्जिद डेमोग्राफी चेंज करने का। ठीक है, इस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। नहीं जी, इनके सपने में आती होगी ना, ये पता नहीं कौन सी गूगल खाकर सोते होंगे, क्या दिक्कत है इनके अंदर। हाँ, इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है हमारी। ठीक है राकेश जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में बात रखिए। निशी जी, फाइनल कमेंट्स यही है कि ये सरकार का उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है जितना लोगों का है। हाँ। जब तक ग्रामीण नहीं चाहेगा कि मुझे अपने गांव में कोई रोजगार सृजन करेगा, तब तक चाहकर भी सरकार कोई मदद नहीं कर पाएगी। ठीक है। आप जो व्यक्ति देहरादून में, मैं उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति आके देहरादून में बस गया, हाँ। और उसकी नौकरी भी, उसकी शिक्षा भी, उसकी रोजगार भी, उसका स्वास्थ्य भी अगर ये जिला करने लगा है तो बामुश्किल ही लोग वापस जाएंगे। ठीक है। जब तक उनके अंदर की चेतना नहीं पैदा होगी कि मुझे अपने गांव को भी देखना चाहिए, तो ये नागरिकों का भी प्रथम कर्तव्य बनता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट लूंगी, 10 सेकंड में बात रखिएगा। देखिए निशी जी, ठोस नीति अगर आपकी इच्छा शक्ति है, ठोस नीति बनानी पड़ेगी इस प्रदेश के लिए, तो निश्चित रूप से सरकार के प्रयास अगर ऐसे चलते रहे और अगर अच्छा हम करेंगे तो निश्चित रूप से पलायन की समस्या का भविष्य में तो समाधान हो सकता है। ठोस नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो नहीं हो सकता। ठोस नीति की जरूरत है। ठीक है संजीव जी, फाइनल कमेंट लूंगी, 10 सेकंड में बात रखिएगा। निशी, देखिए सरकार अपनी तरफ से तमाम ऐसी सुविधाएं डेवलप कर रही है जिससे रिवर्स पलायन हो और हमारा युवा अन्य प्रदेशों में रोजगार स्वरोजगार के लिए उसको न जाना पड़े, वो अपने प्रदेश में रोजगार उसको मिले और यहाँ की जीडीपी बढ़े, अपने प्रदेश का पैसा अपने प्रदेश में लगे और अपने प्रदेश की ऊर्जा जो है अपने प्रदेश में लगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का। समय की कमी को देखते हुए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए चर्चा बेहद खास है। देखिए यहाँ पर सुझावों पर भी चर्चा हुई है और आखिरकार इस पर किस तरीके से आगे ठोस योजना बनाकर कार्य किया जाना चाहिए, सरकार को उसको लेकर भी चिताया गया है। लेकिन रिवर्स पलायन किस तरीके से प्रदेश में चल रहा है और पलायन की जो रफ्तार है उसका ग्राफ कैसे कम किया जाए, और उसके बाद भी जो पलायन आयोग लगातार कार्य कर रहा है, सर्वे कर रहा है, उससे किस तरीके से कमियों को दूर किया जाए, इस पर भी विचार करने की बेहद जरूरत है। फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।